वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी एक हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट लोग होते हैं। हमारे पास पब्लिक क्या देती है, ऑप्शंस देती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, किसी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे हाईवेज को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, जैसे पीजीआई बिल्डिंग्स होती हैं उनको बनाने के लिए, या बाकी जो चीज़ें वगैरह होती हैं उनको बनाने के लिए हमें क्या करता है, हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जो लोग इस प्रोफेशन में डील करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना कोटेड प्राइस जो उनका बेस्ट प्राइस होता है, जिस प्राइस पे वो कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे, उस प्राइस पे वो क्या बोलते हैं, अपना सारा प्राइस कोट करते हैं। और जिसका प्राइस गवर्नमेंट को बेस्ट लगता है तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो चूज़ कर लेती है। तो उसको जो है, अब जो भी है आपका हाईवेज है, बिल्डिंग्स है, पीजीआई बिल्डिंग है, कुछ भी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि वो पर्टिकुलरली बिल्डिंग या फिर जो पर्टिकुलरली उसका एसेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उसको प्रोवाइड कर देती है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है वो उसको हम बोल देते हैं टर्मिनल कॉस्टिंग। टर्मिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ जॉब होती है जिसमें हम लार्ज स्केल और लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। लार्ज स्केल मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो लार्ज स्केल पे होते हैं और जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब पहले तो चलो हम बात करते हैं जॉब कॉस्टिंग की और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। जो हमारा जॉब कॉस्टिंग होता है ना, वो यूजुअली लोअर वैल्यू क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि ये इन्वॉल्व करता है स्मॉल और स्पेसिफिक टास्क को, जो छोटे छोटे टास्क होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने फैब्रिकेशन करनी है गेट्स की, फर्नीचर को कस्टमाइज़ करना है, या फिर इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं, जैसे मैंने एक इंडिविजुअल छोटे छोटे जो टास्क होते हैं, कस्टमर टास्क होते हैं, उनको मैं बोलती हूँ जॉब कॉस्टिंग। बेसिकली जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने किसी को एक अपना टास्क दिया, वो मेरे स्पेशलाइज्ड मेरे कहने पे अपने कुछ ऑर्डर्स को फुलफिल मेरे को करके दे रहा है। एक छोटे लेवल पे मैं स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए मैं कोई काम कर रही हूँ, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, जॉब कॉस्टिंग बोलती हूँ। पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है जो लार्ज स्केल लार्जर ड्यूरेशन पे होता है। फॉर एग्जांपल जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं बिल्डिंग्स के, रोड्स के, ब्रिजेस के और डैम्स की। अब चलो हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सबसे पहला फीचर है हमारा जो कॉस्टिंग का है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, वो है एप्लीकेबिलिटी। मतलब जो कॉमनली जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है हम कॉमनली यूज करते हैं अपने बिजनेसेस में, इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। अब हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं रोड्स की, ब्रिजेस की, अदर या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पीजीआई की, जो हमारी गवर्नमेंट बेस्ड होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट हमको फंड देती है। उसके लिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या है, पहला फीचर है एप्लीकेबिलिटी, की सबसे सूटेबल होती है, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में हम इनको यूज़ करते हैं। दूसरा जो इसका फीचर है वो है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होती है जनरली लॉन्गर ड्यूरेशंस होती हैं, लार्ज स्केल पे होती हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, एक साल के अंदर अंदर पूरी नहीं होती, 3-4 साल भी लग जाते हैं एक बिल्डिंग को बनने के लिए। तो इनकी जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होती है वो लॉन्गर होती है। उसके बाद थर्ड है वर्क लोकेशन। द वर्क इज़ परफॉर्म्ड एट द कॉन्ट्रैक्ट साइट। अब वर्क लोकेशन की बात करें तो जैसे कि हम हाईवेज वगैरह या फिर जब हमारे रोड्स ब्रिजेस बनते हैं तो वो उसी के लोकेशन पे बनते हैं जहाँ पे उन्होंने बनना होता है। हम रोड्स पे ही बनाते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो वर्क लोकेशन क्या है, क्या लोकेशन है जो हम जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अपना फुलफिल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वर्क लोकेशन। जो ये वर्क लोकेशन होती है ये जनरली अलग होती है, जिसने मतलब कि एक बंदा है, उसने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया है रोड बनाने का, तो ज़रूर ये नहीं होता कि उसका घर ही उस लोकेशन पे है। जो वर्क लोकेशन होती है वो जो प्रीमिसेस होता है कॉन्ट्रैक्टी का, उससे दूर होती है। कॉन्ट्रैक्टी होता है जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्टी की लोकेशन से जब वो दूर होती है उसको हम बोल देते हैं वर्क लोकेशन। उसके बाद मेरे पास फोर्थ फीचर है पार्टीज इन्वॉल्व, कि क्या क्या पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। मेरे पास पहली पार्टी इन्वॉल्व होती है कॉन्ट्रैक्टर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूट करने के लिए कंस्ट्रक्शन का वर्क। जिस बंदे ने कंस्ट्रक्शन का काम करना है उसको मैं बोलती हूँ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टी होता है क्लाइंट। क्लाइंट होता है जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है पूरा करने के लिए। उसके बाद होता है सब कॉन्ट्रैक्टर्स। कई बार क्या होता है, एक अकेला कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं पूरे कर सकता, सो अपने साथ वो क्या करता है, जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, स्पेशलिस्ट वगैरह को हायर करता है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर। सच एज प्लम्बिंग वाले को, इलेक्ट्रिकल को, पेंटिंग वाले बंदों को वो हायर करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स। उसके बाद होते हैं सप्लायर्स, जो उनको मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह, लेबर वगैरह सप्लाई करते हैं, तो वो होते हैं सप्लायर्स। तो बेसिकली हमारे पास 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। उसके बाद फिफ्थ है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड
अनसर्टेनिटी, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के वर्क में ना बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि डिले हो सकता है, वेदर ख़राब होता है तो हमें लेबर का खर्चा ज़्यादा पड़ने लग जाता है। उसके बाद चेंजेस आते हैं, जो क्लाइंट की स्पेसिफिकेशंस होती है वो उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब चेंजेस करता रहता है, उसको अपने हिसाब से मॉडरेशन कर देता है उसमें। उसके बाद इन ये अनसर्टिनिटीज़ क्या होती हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इफेक्ट करती हैं, कॉस्ट पे भी इफेक्ट करती हैं, और इनसे हमारा टाइम भी इंक्रीज होने लग जाता है। ट्रेसेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट, सिक्स्थ फीचर इज ट्रेसेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट। ये क्या होता है, इसमें हर एक जो कॉस्ट होती है वो रिलेटेड होती है कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ें लगती हैं, जैसे कि मटेरियल्स, लेबर्स, इक्विपमेंट्स, ओवरहेड्स, ओवरहेड मतलब जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उनमें जो हम ट्रेसेबल कर सकते हैं, जितना हमारा खर्चा होता है वो हम सारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिख लेते हैं, तो हमारे पास एक ट्रैक रहता है कि हमारे पास कितना खर्चा हो रहा है। उसके बाद सेवन्थ फीचर इज कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन। सेवन्थ फीचर इज कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज असाइंड अ यूनिक नेम। हर एक कॉन्ट्रैक्ट को अलग नाम दिया जाता है, अलग नंबर दिया जाता है, ताकि हम अच्छे से पता कर सकें कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है और इस पर कितना काम आया, हम अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम्स बना सकें। अब गवर्नमेंट है, अब इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होंगे है ना कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो हमें क्या करना पड़ता है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को नाम देना पड़ता है, नंबर देना पड़ता है, ताकि हमें पता लगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है और हम क्या कर रहे हैं, कितना हमारा जो सिस्टम में प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है। उसके बाद रिवेन्यू रिकग्निशन करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उसको पता लगे कि उसको कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसके बाद रिटेंशन मनी, अ पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इज ऑफन विदहेल्ड बाय द क्लाइंट अंटिल द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड टू देयर सेटिस्फेक्शन। अभी हम ये आगे करेंगे, क्या होता है कि जब आधा कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट होता है ना, तो भी वह क्या होता है, जो क्लाइंट होता है, कॉन्ट्रैक्टी होता है, वो पूरे पैसे नहीं देता कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट तक, जब तक उसको पसंद नहीं आता सब कुछ, उसके स्पेसिफिकेशन से हिसाब में नहीं होता सब कुछ, तो तब तक क्या होता है, रिटेंशन होती है मनी की, मतलब जो पैसे होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्टी देता नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर वो कॉन्ट्रैक्टी अपने पास ही रखता है जब तक काम पूरा नहीं होता उसकी स्पेसिफिकेशंस के बराबर। उसके बाद है प्रोग्रेस पेमेंट्स, जो कि हम पेमेंट्स करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को रेगुलर इंटरवल्स पे, बीच बीच में कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट्स कर रहे हैं हम, छोटे छोटे इंटरवल्स में पेमेंट करते हैं, जो उसने क्योंकि काम किया उसका जो खर्चा हो रहा है, या फिर जो सर्टिफाई कर दिया हमने काम की, भाई हाँ ये तेरा काम बिल्कुल ठीक है, जिसके लिए हम उसको पैसे दे देते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेस पेमेंट्स बोल देते हैं। उसके बाद चलो अब हम आगे चलते हैं, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता क्या है और हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, मैं इसको कैसे बनाती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेसिकली क्या होता है, अकाउंट होता है जिससे हम जानते हैं, असर्टेन करते हैं कि कितना मेरा प्रॉफिट होगा, एक कॉन्ट्रैक्टर का कितना प्रॉफिट होगा जब उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, क्या नंबर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को, कितना मेरा खर्चा होगा, फॉर एग्जांपल कितने मैं आर्किटेक्ट्स लगाऊंगी, कितना मटेरियल आ रहा है, कितनी लेबर आ रही है, फिर कितनी जा रही है, कितना मेरे पास मटेरियल साइट पे पड़ा है, कितना नहीं पड़ा, कितना मैं सोच रही हूँ कि ये सब जो खर्चा मिला के मेरे पास नोशनल प्रॉफिट जो मैंने सोचा वो प्रॉफिट आएगा, कितना प्रॉफिट मेरे पास नहीं आ रहा, ये सब तो क्या है, ये सब मैं सोचती हूँ, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोलती हूँ। अब सबसे पहले चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो चलो पहले हम करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आता क्या क्या है। ये हमारी डेबिट साइड होती है जहाँ पे हम खर्चे लिखते हैं, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो दिस इज़ आवर अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स। तो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, मटेरियल्स की, जो मटेरियल्स मैं इशू कर रही हूँ स्टोर से, मतलब जो मटेरियल मेरे पास आ रहे हैं, अब इशू कर रही हूँ स्टोर से तो बोलोगे कि मैम आप तो भेज रहे हो, आपने कौन सा परचेज़ किए, ये मैंने किसी स्टोर से लेके इशू कर दिए मटेरियल्स जो कि मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं, एक बार तो मैं खर्चे में ही डालूंगी, इसका पैसा जो मेरे को देगा वो कॉन्ट्रैक्ट ही देगा, उस कॉन्ट्रैक्ट ही ने मेरे को पैसे देने हैं, जो मैं मटेरियल्स वगैरह लगा रही हूँ कंस्ट्रक्शन की साइट पे, मैंने एक बार दुकान से इशू करवा दिए मटेरियल, तो ये मेरा खर्चा है कि इशू हो गए स्टोर से जितना मटेरियल जा रहा है। उसके बाद जो मैंने परचेज़ किए डायरेक्टली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, अब मैंने कुछ मटेरियल्स परचेज़ कर लिए डायरेक्टली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, वो भी मेरा खर्चा है, वो भी यहाँ पे आ गया। तो ये मटेरियल्स के जो है इशू भी हुए स्टोर से और मैंने डायरेक्टली भी खरीद लिए। उसके बाद मैं कुछ लेबर लगाऊंगी, कुछ वेजेस लगाऊंगी अपने, जो मेरे पास होएगा तो वो भी मेरा खर्चा आएगा, उनको भी मैं वेजेस दे रही हूँ, सैलरीज दे रही हूँ, सैलरीज तो क्या ही देते हैं हम, अब जो
दिहाड़ी लगाते हैं लोग, उसको हम वेजेस ही बोलते हैं, एक दिन दिन की जो हम पैसे देते हैं उनको। उसके बाद मेरे कुछ आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ स्पेशल टूल्स। अब कई बार पीजीआई बिल्डिंग बनानी है, उसमें जैसे अभी कॉस्ट ऑफ स्पेशल टूल्स मतलब कुछ ऐसी मशीनरीज चाहिए, कुछ ऐसे ही हमारे पास जो है इक्विपमेंट्स चाहिए हमको, तो उनकी कोई कॉस्ट आएगी, तो किस में आ जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ स्पेशल टूल्स। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, अगर आपने कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइन बनवाना है, जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट करवाते हो अपना घर बनाते हुए, उसकी कॉस्ट आती है, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, सीधा सीधा खर्चा हो रहा है, डायरेक्टली रिलेटेड है आपके हाउस की जो आपका जो आपका हाउस रेनोवेट हो रहा है या आप नया घर बनवा रहे हो, तो उसके लिए आपका डायरेक्ट खर्चा है। हायरिंग चार्जेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अब जो आप जैसे मान के चलते हो, जो रोड क्लीन वाला होता है, जो या फिर जब आपकी रोड को सही करते हैं, या फिर जब आपकी रोड बिल्कुल, आपने देखा होगा कि अब हमारे चंडीगढ़ में तो जैसे रोड्स को क्लीन करते हैं, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट मशीनरी लग रही होती है उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है, तो वो भी हमारे डायरेक्ट चार्जेस होते हैं कि हायरिंग चार्जेस पड़ते हैं मेरे को प्लांट एंड मशीनरी को लेने के लिए, उसकी मेरे को कॉस्ट पड़ती है, तो वो भी मेरा डेबिट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, अब मैंने आपको बताया कि एक जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो सभी कामों में थोड़ी स्पेशलिस्ट होता है, तो उसको कुछ स्पेशलिस्ट हायर करने पड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग वगैरह के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाले को हायर करना पड़ेगा, उसके बाद प्लम्बर को पाइपलाइंस के लिए हायर करना पड़ेगा। तो क्या होता है, हमें कॉस्ट किसकी पड़ती है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग की भी कॉस्ट पड़ जाती है, कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इसमें क्या है, ये जो हमारा हो गया, ये हमारे डायरेक्ट खर्चे हो गए। उसके बाद मेरे को कॉस्ट पड़ती है रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव वर्क। अब मैंने कोई काम गलत कर दिया, उसका जो मेरे को कॉस्ट पड़ेगी उसको सही करने की, वो मेरे डायरेक्ट वो भी मैं क्या डालूंगी, मेरा खर्चा ही आएगा। खर्चा बढ़ गया, मैंने एक काम किया, मेरा जो काम था मैंने गलत कर दिया, मैंने एक वॉल पे पेंटिंग की, रेड कलर की कर दी, बट मेरे को बोला गया था भी वो ब्लू कलर की करनी है। मैंने जो रेड कलर की बिल्डिंग की, वो मेरे को पहले उस पर तो एक्सपेंस जो मेरे को पड़ा होगा पड़ा ही होगा। अब मैंने उसको ब्लू कलर का करना है, मैंने काम गलत कर दिया, रेक्टिफाई करना है, सही करना है मैंने अपने काम को, तो उसका भी मेरे को खर्चा पड़ेगा। एक्सपेंस हुआ तो मैं क्या लिख दूंगी, डेबिट साइड लिख दूंगी, टू कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डेबिट वर्क, सॉरी डिफेक्टिव वर्क। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, टू ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आपको पता ही है खर्चे होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। उसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी। दिस इज़ द मेजर पॉइंट कि प्लांट एंड मशीनरी, आप तो बोलोगे कि मैम एसेट है, ये आपने डेबिट साइड में कैसे डाला। प्लांट एंड मशीनरी, ये हम वो वाली प्लांट एंड मशीनरी नहीं ले रहे जो हमारी एसेट है, इसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वो प्लांट एंड मशीनरी ले रही हूँ जो मेरी लग रही है, जो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे को चाहिए प्लांट या फिर मशीनरी मेरे को चाहिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में, वो मैं प्लांट एंड मशीनरी कहाँ ले रही हूँ, डेबिट साइड की। मेरा खर्चा हो रहा है, अगर मैंने कोई मशीनरी ली अपना एक ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, तो ये तो मेरा खर्चा है, मेरा एसेट थोड़ी है, मेरा खर्चा है कि मैंने एक इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मशीनरी ली, तो मैं एक खर्चे को कॉन्ट्रैक्ट ही से लूँगी, तो इसलिए मैंने इसको डेबिट साइड लिख लिया। अब जो क्रेडिट साइड हमारे चीज़ें आती हैं वो क्या आती हैं, बाय मटीरियल्स रिटर्न्ड टू स्टोर। अब देखो, जब ये मटीरियल्स इशू किए होंगे स्टोर से, काफ़ी अमाउंट में किए होंगे, पूरे मटीरियल्स कई बार नहीं लगते, बच जाते हैं मटीरियल्स। अब जब गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्टर को, मतलब जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट लेता है, किसी को कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो कुछ सोच समझ के दिया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने पेश किया होगा कि मेरा प्राइस सबसे लो है, मैं खर्चा कम करूँगा, मैं कॉस्ट को मिनिमाइज़ करूँगा, मैं जो मेरे मटीरियल्स हैं उनको अच्छे से इशू करूँगा, यूज़ करूँगा, मतलब मैं फालतू में कुछ खर्चा नहीं करूँगा। तो क्या होएगा, जो मैंने इशू मतलब मटेरियल्स लिया था स्टोर से, क्या पता मेरी जो बजरी है, मेरा रेता है, पूरा तो नहीं यूज़ होता। अब जब मेरा वो पूरा यूज़ नहीं हुआ, मैंने जिससे लिया मैंने रिटर्न कर दिया, तो वो जो मेरा है वो खर्चे से माइनस हो जाएगा। अब मेरा खर्चा नहीं रहा, मान के चलो मैंने 50,000 की बजरी ली थी, यूज़ तो हुई 20,000 की, तो 30,000 की तो बची है ना, फिर मैं वो स्टोर पे माइनस कर देती हूँ, सारा खर्चा थोड़ी डालूंगी। एक बार मैंने यहाँ पे डाल दिया, उस यहाँ पे एक बार मैंने 50,000 डाल दिया, अज्यूम किया, पर यूज़ हुआ 20,000, बाद में पता चला, तो बाकी का जो 30,000 जो बचा वो कहाँ पे डाल दूँगी, मैं रिटर्न कर दूँगी स्टोर्स में। उसके बाद बाय मटीरियल ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, बाय मटीरियल ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो वो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास एक ही कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होएगा, हम स्मॉल लेवल पे बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसके पास तो कई कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। अब कई बार क्या होता है, जो मटेरियल होता है मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने ले लिया, वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे पर एक खर्चा डाला, मेरा 50,000 जो था वो यूज़ हो गया,
अब यूज़ हुआ असली में 20,000, एक्चुअल जो यूज़ हुआ वो 20,000 यूज़ हुआ, 30,000 मेरे पास बच गया। तो मैंने कहा कि मेरा कहीं और पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसमें ये सामान की ज़रूरत है, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में जो 30,000 मेरा बचा है तो मैं वहाँ पे डाल दूँगी। तो मैंने वो वहाँ पे डाल दिया अदर कॉन्ट्रैक्ट में। पर अब देखो कि गवर्नमेंट ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होते हैं, जो वो ये 50,000 है, ये टोटल खर्चा मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी डाल सकती हूँ, क्योंकि 30,000 तो मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है, तो मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ही डालूंगी ना। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स का खर्चा मैं इसमें कैसे डालूंगी? गवर्नमेंट तो मेरे से जवाब मांगेगी ना कि भाई जब मैं उसको ये दूंगी कि मेरे कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने मेरे को मतलब मेरे को वापस आया सामान, कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो वो मेरे को पूछेगी तेरा कहीं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था तो तूने मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्यों डाला, मैं तेरे को पैसे क्यों दूँ फालतू के। तो फिर इसलिए क्या होता है कि जो सामान मैंने भेज दिया दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी कि मेरा खर्चा हुआ ही नहीं, पर मैंने अब देखो फॉर एग्जांपल इसमें मैं बात लेके चलती हूँ। 50,000 का मैंने सामान ले लिया, 20,000 का यूज़ हुआ, जैसे मैंने बोला 30,000 का मैंने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, तो वो जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है जा तो मेरे से सामान ले लेगा, तो और मैं सीधा यहाँ पे माइनस कर दूँ कि मेरा खर्चा इतना हुआ, या ये मेरे को पैसे दे देगा 30,000 के, तो मैं क्या मनी दे देगा, है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे डाल दूँगी बाय जो मेरे पास मटेरियल मैंने ट्रांसफ़र कर दिया अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में, मतलब मेरे पास तो वापस आ गया ना, इनकम होगी मेरी, डेबिट न्यूट्रल इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आया, बाय P&L अकाउंट। अब बाय P&L अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं। अब जो हमारे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अब नॉर्मल लॉसेज हो जाते हैं। अब नॉर्मल लॉसेज वो होते हैं जैसे कि हमारे पास कुछ चारा नहीं था, फायर हो मतलब आग लग गई कहीं पे, थेफ्ट चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर्स के कारण हमारे पास कुछ टाइम हमारा जो था लंबा पड़ गया कॉन्ट्रैक्ट का, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, नेचुरल डिज़ास्टर्स आए जैसे कि कोरोना आया तो 4 साल का बन गया। तो उसके बाद मेरे पास आग लग गई किसी जगह पे, मेरी गलती की वजह से नहीं बट वैसे ही आग लग गई है, तो क्या होगा, ये मेरे अब नॉर्मल लॉसेज हैं। अब मैं क्या बोलूँगी, यार मेरा तो लॉस हो गया ना, नुकसान हो गया मेरा। तो आप बोलोगे मैम नुकसान तो अब डलते हैं, जो वो डेबिट साइड डलते हैं, बट ये जो मेरा नुकसान हुआ इसका मैं तो ये बोलूँगी ना, यार नुकसान हो गया, मेरा पैसा लग गया, तो ऐसे थोड़ी है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट का पैसा कम कर दूँ। कि अगर मेरा टाइम लग गया, मेरे को गवर्नमेंट बोले कि भाई तूने तो टाइम ज़्यादा लगा दिया, तूने अपने कहे टाइम में तो इसको पूरा किया ही नहीं है काम को, या तूने जितना बोला था उससे ज़्यादा सामान लगा लिया। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मेरे अब नॉर्मल लॉसेज हुए, मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी किए हैं, ये हो गए, ये होने नहीं चाहिए थे, ये हो गए। तो मैं क्या बोलती हूँ, ना मैं अपने पैसे कम करूँगी, ना मैं अपना कम कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कम करूँगी, मैं तुमसे पूरे पैसे लूँगी। ये एक बार जो ये मेरे को लॉसेज हुए ना, इसके पैसे मैंने बियर किए, कॉन्ट्रैक्टर ने बियर किए, जो कॉन्ट्रैक्टी था गवर्नमेंट थी उसने नहीं बियर किए। अब मैं उसको तो बोलूँगी कि तू मेरे पैसे प्लस कर, तूने मेरे को ये वाले पैसे देने हैं, जो ये लॉस हो गए ना मेरे को अब नॉर्मल लॉसेज, उसके पैसे तूने मेरे को देने हैं, तेरी बिहाफ पे मैंने दिए। मेरा कोई फायर हो गया, मेरे मटीरियल्स थे वो फायर में बर्न आउट हो गए, अब मेरे को तो मटेरियल्स चाहिए, गवर्नमेंट ने अभी मेरे को पैसे नहीं दिए, मैं खुद के पैसों में से नए मटेरियल लेके आ रही हूँ, खुद के पैसों में से काम कर रही हूँ, तो क्या होएगा, मैं बोल दूँगी एक बार मैंने पैसे लगाए पर तेरे पैसे मेरे को देने पड़ते हैं, मेरे को देने पड़ेंगे। तो ये क्या करूँगी, जो P&L अकाउंट में अब नॉर्मल लॉसेज हो जाते हैं मैं उनको डाल दूँगी, ठीक है, कि भाई इसने मेरे को गवर्नमेंट ने अब मेरे को पैसे देने हैं। अगर मैं एक्सपेंस में डाल दूँगी तो वो क्या करेगा, ये तो तेरा खर्चा हुआ बोलेगा, फिर तेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, पर ये पैसे मैं दे चुकी हूँ ना ऑलरेडी अपनी जेब से, ये मैं लूँगी अब। तो मैंने इसको क्या डाल दिया, क्रेडिट साइड पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न टू स्टोर्स। अब मेरे पास आएगी प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न टू स्टोर्स। अब जो ये प्लांट एंड मशीनरी थी जो मैंने यहाँ पे डाली, इस पर कोई ना कोई काम हुआ, ये सारी मशीनरी थोड़ी यूज़ होगी। अब बताओ, ये सारी मशीन 50 लाख की मैंने मशीन ली, अगर मैंने काम किया 20 लाख का काम हुआ, 30 उसके मशीनरी की लाइफ थी, 30 लाख की मशीनरी मेरे पास अभी भी पड़ी है, तो मैं कहाँ पे कर दूँगी, स्टोर पे रिटर्न कर दूँगी। पर डेप्रिसिएशन तो लगाऊंगी ना, मशीन चाहे चले ना चले, बड़ी बड़ी तो डेप्रिसिएशन लगती है, तो डेप्रिसिएशन क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पड़ी होएगी कुछ साइट पे। अब साइट मतलब जहाँ पे मेरी कंस्ट्रक्शन हो रही है उस वहाँ पे मेरी कोई ना कोई मशीनरी पड़ी होएगी साइट पे, ईयर एंड पे। ईयर एंड मतलब जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तब भी वहाँ पे कोई प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होएगी साइट पे,
पड़ी होएगी साइड पे, तो वो जो बची हुई मशीनरी है वो भी मैं अपना एसेट ही बनाऊंगी, एसेट या इनकम बनाऊंगी कि भाई हाँ ये पड़ी है, आप ले जाओ इसको, है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी एट साइट ईयर एंड पे। वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाता है, मटेरियल्स भी कुछ पड़े होते हैं। मेरा 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, फिर भी मेरे पास थोड़े से मटेरियल्स बच गए ईयर एंड पे, तो वो भी तो मैं क्रेडिट साइड पे डालूंगी कि ये मटेरियल्स बच गए, मैंने अपना न्यूट्रल करना है, इफेक्ट एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं है मेरा। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जो काम सर्टिफाई हुआ, इसमें क्या आएगा, वर्क सर्टिफाइड, और आएगा वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड होता है कि कितना काम हो गया और गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। वर्क अनसर्टिफाइड होता है कितना काम हो गया था पर गवर्नमेंट ने अप्रूव ही नहीं किया। मान लो कि मैंने 70% अपनी तरफ से बोला कि हाँ जी मेरा 70% काम कंप्लीट है, पर गवर्नमेंट मेरे को जब चेक करने आती है, उसको देखने आती है काम को एक बार, है ना। जब गवर्नमेंट काम इंस्पेक्ट करने आती है तो मैंने बोला 70% कंप्लीट है, पर गवर्नमेंट क्या बोलती है, नहीं यार 60% ही कंप्लीट है, 10% तो तूने अभी भी अच्छा नहीं किया। तो ये क्या हो गया, 60% मेरा काम सर्टिफाई हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूव है, इसके पैसे मेरे को आ जाएंगे। पर वो जो 10% है ना, वो उसने अप्रूव नहीं किया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो मैं अपना अकाउंट यहाँ पे क्लोज करती हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या आ जाता है, नोशनल प्रॉफिट आ जाता है। नोशनल प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट मैंने सोचा, मैंने देखा कि इतने एक्सपेंस बने, इतनी इनकम्स बनी या जो भी बना, तो अब मेरे पास इतना अप्रूव हो जाएगा, मेरे को लगा इतना अप्रूव हो जाएगा, तो मैंने अपनी अजम्पशन के बेसिस पे बोल दिया कि इतना तो यार हो जाएगा, तो मेरे पास एक नोशनल प्रॉफिट आ गया कि मैंने नोशनल प्रॉफिट ले लिया। उसके बाद नोशनल प्रॉफिट के आगे मैं क्या करूँगी, नोशनल प्रॉफिट को मैं नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करूँगी। अब मेरे को नोशनल प्रॉफिट में से जितना मेरा काम सर्टिफाई हुआ होगा, उसके मेरे को गवर्नमेंट ने पैसे दिए होंगे, उसके पैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूंगी। मेरे को क्या पता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने कितने पैसे डालने हैं, क्योंकि अभी मेरे को आधे काम के पैसे मिले, जो मेरा बाकी का खर्चा होगा उसका क्या पता यार गवर्नमेंट दे ना दे, और कितना सर्टिफाई करेगी क्या पता, करे ही ना, मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया। अब क्या हुआ था, एक हॉस्पिटल थी यहाँ पे चंडीगढ़ में, एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसका, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है उसने ले लिया, अपने सारा जो उसने अपना बताया गवर्नमेंट की तरफ से उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसने स्टार्ट किया। उसका जो वर्क सर्टिफाइड था उसकी तरफ से मान के चलो 70% था, गवर्नमेंट ने उसको उसके जो काम था उसको 50% ही सर्टिफाई किया। उसको काम करते करते जो उसको 20% बोल दिया वो गलत है, उसको काम करते 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 उस पर कितना कितना खर्चा पड़ गया। अब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट थी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट के बाहर तो देगी ही नहीं। अब वो बंदा बैंकरप्ट हो गया, उसको अपने पैसे किससे देने पड़े, अपनी जेब से देने पड़े पैसे, और उसने जो बाकी का 50% कॉन्ट्रैक्ट था वो भी बनाना था। अब उसने गवर्नमेंट को बोला हुआ था, गवर्नमेंट को जो हम बोलते हैं वो ऑब्वियस सी बात है स्टैम्प पेपर पे साइन होता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ना था, तो जो पैसे उसके ऊपर लगे ना उसके अब उसको अपनी जेब से देने पड़े, क्योंकि क्या हुआ उसकी एस्टिमेशंस गलत थी, उसने अपना नोशनल प्रॉफिट गलत बनाया, नोशनल प्रॉफिट गलत बनाया। उसके बाद उसने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में जो उस गवर्नमेंट ने उसको पैसे दिए, कैश रिसीव हुआ, वो सारा अपना प्रॉफिट मान के चल रही है, उसने निकाल ही नहीं ना पैसे वहाँ से कि भाई मेरा आगे भी तो खर्चा होएगा, तो दिवाला निकल गया उसका। उसके बाद नोशनल प्रॉफिट में से जितना हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया सामान, उसके बाद मैं क्या बना लूँगी, रिजर्व बना लूँगी। टू वर्क इन प्रोग्रेस में क्या डालूँगी, रिजर्व डालूँगी। ये वो वाला रिजर्व नहीं है जो हम छोटे होते करते थे, जैसे कि जर्नल रिजर्व वाला रिजर्व नहीं है। ये जो मैं बोलती हूँ कि हाँ जो मैंने अपना प्रॉफिट माना अब वो, और जो बाकी के बचा पैसा वो मैंने रिजर्व में डाल दिया कि अगर अभी जो मेरा नुकसान होएगा, मेरे एक्सपेंसेस होंगे, मैं इस रिजर्व में से लूँगी, तो ये मैं स्टॉक में से मैंने। अब आप बोलोगे यार मैम नोशनल प्रॉफिट तो और जो ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ये हमको समझ नहीं आया कि कौन सी रेशो पे क्या आएगा। तो ये अब मैं आपको जो एग्जाम्पल बोल रही थी उसके साथ करते हैं, और उसके साथ आपको ये भी क्लियर होगा कि वर्क सर्टिफाइड क्या होता है और वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है। अब चलो एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब मान के चलो मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अभी छोटे लेवल पे सोच रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है रोड बनाने का। ये लेवल तो बड़ा है बट मैं जो यहाँ पे अमाउंट्स लूँगी ना उसको छोटे लेवल पे सोचते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था, मैंने बोला मेरे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था, मैंने बोला वो है 5 लाख रुपीज़। मैंने अपनी तरफ से बोला कि मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया
60%, मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया 60% कॉन्ट्रैक्ट। उसने बोला सर्टिफाइड तो भाई 2 लाख है, ठीक है। उसने बोल दिया नेट एक्सपेंडिचर, जो नेट खर्चा हुआ 60% को काम कंप्लीट करने में, वो मेरे पास हो गया 192,000। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख दिया, कंप्लीट हो गया था 60%, बट गवर्नमेंट ने बोला यार 2 लाख तक का सर्टिफाइड है, रुपए में बता दिया कि 2 लाख रुपए तक का तेरा काम सर्टिफाइड है, ठीक है। अब कंप्लीट 5 लाख का 60% कंप्लीट क्या हुआ? 3 लाख। उसने बोल दिया यार 2 लाख का सर्टिफाइड करती हूँ मैं, मेरी तरफ से 3 लाख तक का काम कंप्लीट था, गवर्नमेंट ने तो मेरे को बोल दिया अभी 2 लाख तक का काम कंप्लीट है, बाकी एक का अभी हमें अच्छा नहीं लगा तो दोबारा कर, उस पर काम कर अपना। तो क्या हुआ, 5 लाख तो जो था मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दिया था, विदाउट प्रॉफिट दिया, ठीक है। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था। उसके बाद क्या होगा, मेरा काम, तो अगले पेज पे चलते हैं, चलो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था मेरा, ठीक है, 5 लाख का था, विदाउट प्रॉफिट था, कोई प्रॉफिट ऐड नहीं था। उसमें मैंने क्या किया, कुछ काम मेरा कंप्लीट था, कुछ काम मेरा अनकम्प्लीट था, है ना। मैंने बताया आपको 60% ही काम कंप्लीट था, जो 40% रह गया वो तो अनकम्प्लीट है। मतलब 5 लाख का 60%, 3 लाख कंप्लीट था मेरा। और जो ये 3 लाख मैंने काम कंप्लीट किया ना, ये मैंने अपना प्रॉफिट डाल के किया। मैंने आपको जब इसमें बताया कि जब ये मैं बताऊंगी तो अपने प्रॉफिट के साथ बताऊंगी ना, कि अपना प्रॉफिट तो कॉन्ट्रैक्टर लेगा ही। तो मैंने क्या बोला, जो ये 3 लाख का काम है ना मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने अपने इसमें प्रॉफिट बता दिया कि भाई मेरा तो ये प्रॉफिट के साथ है कि तू मेरे को देगा इतना प्रॉफिट। ये जो 40% अनकम्प्लीट है, ये 2 लाख अभी अनकम्प्लीट है, तो इसका तो कुछ करेंगे ही नहीं ना, विदाउट प्रॉफिट है, किया ही नहीं, अभी काम ही नहीं किया। अब इस 3 लाख में से मेरे पास गवर्नमेंट आई, इंस्पेक्ट करके गई काम, मेरे को बोलती भाई नहीं देख 3 लाख तो नहीं कंप्लीट, 2 लाख ही कंप्लीट है, 2 लाख ही सर्टिफाई करूँगा। सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड होता है जो काम गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, गवर्नमेंट को अच्छा लगा, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्टी है उसको अच्छा लगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से है, उसको मैं बोल दूंगी वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस जो काम अभी चल रहा था, विच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी, सर्वेयर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर। उसके बाद जो मेरे पास बाकी 1 लाख, अब मैंने काम अपनी तरफ से तो अनसर्टिफाइड उसने कितना बोल दिया कि कितना काम तेरा नहीं सही, वो उसने मेरे को बोल दिया 1 लाख नहीं सही। तो वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, वो काम होता है वर्क इन प्रोग्रेस में जो अप्रूव नहीं किया आर्किटेक्ट ने, इंजीनियर ने, गवर्नमेंट ने, या फिर जो सर्वे कर रहा है उसने। अब क्या हुआ, मैंने बोला यार 3 लाख का तो मैंने काम ही किया था, यहाँ पे मैंने माना था 3 लाख का तक ही मैंने काम किया था। मैंने सोचा था कि मेरा नेट एक्सपेंडिचर मैंने बताया मेरे को 192,000 हुआ। मैंने अपनी तरफ से प्रॉफिट कितना बना लिया था, नोशनल प्रॉफिट अब जिसको मैं बोलती हूँ, मैंने अपनी तरफ से विजिबल प्रॉफिट बोल देती हूँ, जिसको मैं, जो मेरे को दिख रहा है कि मैंने अपनी तरफ से 3 लाख का काम पूरा किया। मैंने बोला यार इतना खर्चा मेरा हुआ, मेरा प्रॉफिट मेरे को कितना दिख रहा है, कितना होएगा 108,000। अब ये 108,000 मैंने किस पे बोला था, 3 लाख पे। काम कितना पूरा हुआ, उसने बोला 2 लाख, पूरे पैसे तो देगा नहीं ना। अब वो बोलेगा कि भाई तूने 2 लाख तक का काम पूरा किया, अभी तक 2 लाख के पैसे ले ले, तो मैं तेरे को अभी, जब तू 1 लाख का काम करेगा, बहुत मुश्किल होता है कि एक जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आपने जितना % बोला कि आपका कंप्लीट हुआ, बहुत मुश्किल होता है कि अगर कोई आपके पास आर्किटेक्टर आया आपके काम को सर्वे करने के लिए, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, कि वो 70 का 70% ही बोल दे कि हाँ जितना आपने बोला उतना ही बोल दे कि हाँ भाई ठीक है, नहीं, वो हमेशा कम ही बोलता है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो सर्टिफाइड आया मेरा, जो मेरा वर्क सर्टिफाइड है, काम अप्रूव हो गया, फिर ये मेरा विद प्रॉफिट होएगा। ये जो मेरा काम अप्रूव हो गया ये विद प्रॉफिट है। और ये जो वर्क अनसर्टिफाइड है, इसमें भी तो मैंने प्रॉफिट जोड़ा हुआ था ना, कि 3 लाख का तो मैंने टोटल बोला था कि भाई 108,000 पे प्रॉफिट होएगा, इसमें मेरा प्रॉफिट ऐड है। अब 1 लाख पे प्रॉफिट मेरे को निकालना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करूँगी। 108,000 प्रॉफिट था, कितने पे था, 3 लाख पे, पता कितने पे करना है, 1 लाख पे, तो मेरे पास कितना प्रॉफिट आ जाएगा 36,000। गो डिवाइड बाय एट, कि मेरे पास इतना प्रॉफिट था, कितने पे था, 3 लाख पे था। अब 1 लाख पे फिर कितना होगा, अगर 3 लाख पे इतना था तो 36,000 था, तो अब नहीं है जो ये प्रॉफिट तो अब मिलेगा नहीं ना, इसका माइनस कर दूंगी तो क्या आएगी, फिर से
मेरे पास आ गया है 64,000 का मेरे पास काम अनसर्टिफाइड है, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तब तो मैं यही मान के चलती हूँ ना कि कितना मेरे को एक्चुअल में खर्चा आएगा। इसमें मैंने बोला मेरा प्रॉफिट ऐड था, तो 2 लाख का वो काम करके गया सर्टिफाई। ये तो जो मेरा प्रॉफिट होएगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं बोलूँगी ये जो 2 लाख मेरे को देके जाएगा वो प्रॉफिट के साथ देके जाएगा। 1 लाख पे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। अब अगर 108,000 में 36,000 इसका प्रॉफिट था, तो 2 लाख में मेरा असल प्रॉफिट अब जो मेरे को मिलेगा वो कितना होएगा, वो मेरा होएगा 62,000। अब 62,000 तो एक्चुअल प्रॉफिट होएगा ना 2 लाख में से। इतनी बात समझ में आई। अब जो ये 64,000 मेरा आ गया, मतलब 108,000 का प्रॉफिट था, 36,000 नहीं मिलेगा अब 1 लाख वाला, तो बचा कितना 62,000। जो 62,000 का मेरा प्रॉफिट आ गया, ये क्या आ गया मेरा नोशनल प्रॉफिट, अब जो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट मैंने यहाँ डाला अपने अकाउंट्स में। नोशनल प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो गया, नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस में, अब देखो मेरी बात सुनो, जो मैंने काम बोला था कि 60% कंप्लीट हो गया, अप्रूव कितना हुआ 2 लाख, है ना। तो मतलब कि आप बोल, अब देखो जो 3 लाख में से उसने 2 लाख का काम सर्टिफाई कर दिया। अब 1 लाख का जो था, मैंने तो अपनी तरफ से 1 लाख का काम भी कर दिया था ना। अब उसमें वो कमियां निकाल के चला गया, वो 1 लाख के जो काम में बचा हुआ, वो जो अनसर्टिफाइड कर गया, उसमें वो क्या कर गया, कमियां निकाल के चला गया। अब वो काम को मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा, दोबारा से उसको खर्चा लगाना पड़ेगा, लेबर लगानी पड़ेगी, है ना, सारा कुछ लगाना पड़ेगा। मैं क्या बोलूँगी कि जितना मेरा नोशनल प्रॉफिट आया 62,000 का, ये 62,000 का अब क्या होता है, जितना हमारे पास प्रॉफिट होता है उस पर तो मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। मैं गवर्नमेंट को टैक्स देती हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्टर तो बोलेगा कि भाई मैं नहीं तेरे को टैक्स दूंगा, मैं तेरे को टैक्स नहीं दे सकता। मेरे अगर मैं तेरे को इसमें से टैक्स दे देता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे को क्या पता कि कल तू मेरे को पैसे देगा कि नहीं देगा। मुझे ये भी नहीं पता कि जो तू मेरे को पैसे देगा उसके बाद तू जो मेरा अनसर्टिफाई करके गया है वो मेरा काम कभी सर्टिफाई करेगा कि नहीं करेगा। जो मेरा अनकम्प्लीट काम होएगा तू तो उसमें से भी बोल देगा अभी कि आधा काम सही है आधा दोबारा कर। मेरा तो कितना खर्चा हो जाएगा, और तूने कॉन्ट्रैक्ट के मेरे को पूरे 5 लाख रुपए ही देने हैं, मैं कहाँ पे जाऊँगी, मेरे को तो अपने आप से खर्चा करना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि मैं इस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानता, मैं तो इसको ये मानूंगा कि तूने मेरे को पैसे दिए कि मैं तेरे को टैक्स नहीं दूंगा। बंदा बोल देगा गवर्नमेंट को कि मैं टैक्स नहीं दे सकता, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई ये ऐसे मत कर, तू टैक्स दे, मैं तेरे को एक अमाउंट बताता हूँ, तू कितनी अमाउंट पे टैक्स दे। अब वो हम जो अमाउंट पे, वो जितनी अमाउंट पे टैक्स देगा वो अमाउंट कहाँ पे जाएगी, एक्चुअल प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी वो अमाउंट। जितनी अमाउंट पे वो टैक्स देगा वो उसका एक्चुअल प्रॉफिट होएगा, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो बोलेगा, गवर्नमेंट बोलती है मैं तेरे को परसेंटेज बता देता हूँ, तेरा इतना प्रॉफिट बनता है जितना तूने काम सर्टिफाई किया हमारे हिसाब से, तो उतने पे हमें टैक्स दे दियो उतने पे, और बाकी जो है हम तेरा रिजर्व में डाल देंगे कि तू अपना रिजर्व में डाल। जो हम यहाँ पे रिजर्व बना रहे हैं कि तू अपना रिजर्व में डाल दे कि वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में है जो तेरे को चाहिए अपना काम पूरा करने के लिए। तो जो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में पैसे डालते हैं, हम किस बेसिस पे निकालते हैं, अब हम परसेंटेज निकालते हैं ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये निकालते हैं P&L में। अब खर्चा जाएगा तो मैं क्या करती हूँ, मेरे को इस टेबल को याद करना पड़ेगा। अगर मेरा वर्क सर्टिफाइड लेस देन है 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अगर मेरा जो वर्क सर्टिफाई हुआ वो 25% से कम है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, तो मेरे पास कुछ भी नहीं जाएगा P&L में, मैं किसी को प्रॉफिट नहीं मानूंगी। अगर मेरा वर्क सर्टिफाइड कम से कम 25% टू 49.99% है और लेस देन 50% है, तो मेरा कितना प्रॉफिट जाएगा P&L अकाउंट में, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, जो मेरा नोशनल प्रॉफिट था वो, इनटू कैश रिसीव, जितना मेरे को गवर्नमेंट ने कैश दे दिया, अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कितना जाएगा P&L में। अगर आपका 25% से 49.9% तक जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड, इतना चला जाएगा। उसके बाद अगर वो बोलता है कि 50% तक वर्क सर्टिफाई हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के, मतलब हम किसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं, वर्क सर्टिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस,
कि अगर मेरा वर्क सर्टिफाइड हो गया 50% तक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के या फिर 89.99% तक, तो मैं कितना प्रॉफिट डाल लूँगा, नोशनल प्रॉफिट का 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड, जितना मैंने कैश रिसीव कर लिया, ओवर वर्क सर्टिफाइड, जितना मेरा काम सर्टिफाइड था उसका। अगर मेरा 90% तक का काम वर्क सर्टिफाइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तक या फिर उससे ज़्यादा, तो फिर भाई मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें ये बोलती हूँ कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, अब तो फिर मेरा काम ख़त्म ही होने वाला है, मैं मान के चलती हूँ उसी साल में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, काम ख़त्म होने वाला है तो मेरे को पूरा पैसा मिल जाएगा मेरा। तो मैं यहाँ पे मान के चलती हूँ इस केस में कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ये, उसमें से मैं माइनस कर दूँगी मेरी कॉस्ट अब तक की क्या है, कॉस्ट टिल नाउ, अब तक की जो मेरा खर्चा, अब तक की मेरी जो असली मेरे को कॉस्ट पड़ी वो माइनस कर दूँगी, माइनस एस्टिमेट कर दूँगी 10% कॉस्ट। 10% कॉस्ट क्या हुई, मैंने बोल दिया कि मेरा जो काम था सर्टिफाई हो गया 90% ऑफ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उसका, 90% काम सर्टिफाई हो गया, बचा कितना 10%। उसमें मैंने क्या किया, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है मैंने वो तो लिखा ही लिखा है, उसके बाद मैंने बोल दिया जो मेरा अभी तक का 90% पे खर्चा है वो भी मेरे को एक्चुअल में पता है, वो मैंने माइनस कर दिया, और मैंने बोल दिया कि जो 90% के ऊपर जो 10% बचा उसका जितना खर्चा आएगा एस्टिमेटेड, मेरे को पता लग रहा था जितना, मैंने वो भी माइनस कर दिया। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास क्या आएगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया मेरे पास। फिर मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डालूँगी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जितना मैंने एस्टिमेट किया इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कैश रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी। या फिर मैं P&L में कैसे डालूँगी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव, जितना मैंने कैश रिसीव कर लिया अब तक, अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्योंकि अब तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो दिस इज़, ये जो मेरा था ये मैंने डालना सीखा कि मैं नोशनल प्रॉफिट या फिर जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना पैसा डालूंगी, प्रॉफिट डालूंगी, वो कैसे डालूंगी। तो चलो अब करते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब कोई बंदा होता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लिखते हैं चलो, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अग्रीमेंट्स होते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किसी को दे रहे हैं, मैं गवर्नमेंट को अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रही हूँ कि हाँ भाई मैं इतने प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट करूँगी, उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऐड होता है। उसमें मेरा कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड होता है, परसेंटेज ऐड होती है मेरी प्रॉफिट की टोटल कॉस्ट पे जो मैं देती हूँ कॉन्ट्रैक्टर को। ये जो मेरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है मेरे से, तो मैं क्या बोलूँगी, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट दूंगी उसमें मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पहले से ऐड होती है, और वो कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होएगी। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, एक XYZ कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड थी जिसने क्या सिक्योर अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम। गवर्नमेंट ने उसको बोला कि कंस्ट्रक्शन करनी है डैम की, तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उसमें हम उसने क्या बोला कि भाई मैं 10% अपना प्रॉफिट मार्जिन तो रखूँगा ही रखूँगा, कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा उस पर मेरा 10% प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो उसने बोला टोटल कॉस्ट जो थी कॉन्ट्रैक्ट की वो 50 लाख थी। अब उसने बोल दिया टोटल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो तो 50 लाख है, 10% उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना ही रखना था, जो कि वो 5 लाख हो गया। तो क्या बना, उसकी एक्चुअल की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या बन गई, जो गवर्नमेंट को उसको देनी पड़ेगी 55 लाख की। ठीक है, अब ये मैं बताती हूँ कि ये क्यों होता है। जनरली कई बार क्या होता है, हम एस्टिमेटेड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को, और हमें नहीं पता कि कितनी एक्यूरेसी आएगी, कितना कॉस्ट जो है हम उसको एक्यूरेटली मेजर करेंगे, कितना अच्छे से फॉरकास्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके कारण हम अपना प्रॉफिट तो निकाल ही लेते हैं कि हम ना बैंकरप्ट हो जाएं, हमारा ना लॉस हो। जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो ये अपना देख के ही चलते हैं। उसके बाद होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशली डिज़ाइंड आइटम्स। अब कोई बार कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्पेशली किसी चीज़ के लिए कर रहा होता है, स्पेशली डिज़ाइंड आइटम्स होती हैं, उसमें अलग चीज़ें, नई चीज़ें हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, न्यू कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को लेते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स को, जिसमें मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रखती हूँ। उसके बाद जब स्कोप होता है काम का इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, हमें पता है कि हमारा नुकसान हो सकता है, तो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन हम रखते हैं। उसके बाद क्या क्या चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट प्लस ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो बाद में कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में। कॉन्ट्रैक्टर जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कॉन्ट्रैक्टी इज़ द क्लाइंट जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। तो क्या क्या चीज़ें हमें पहले से ही मेंशन करनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में,
कि द आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द डिटरमिनिंग ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन सी आइटम्स, कौन से मेथड हम यूज़ कर रहे हैं टोटल कॉस्ट को कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद सेकेंड इज़ कौन सी चीज़ें हमने कैलकुलेशन से एक्सक्लूड की हैं, कौन सी मैं आइटम्स को नहीं ले रही कॉस्ट को मतलब कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं एज एविडेंस लगाऊंगी अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ। उसके बाद क्या प्रोसीजर्स को मैं यूज़ करूंगी डिसएग्रीमेंट्स को हटाने के लिए। अब दो पार्टीज़ कहीं ना कहीं पे तो डिसएग्री करेंगी ना, तो क्या क्या टूल्स मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट इज़ राइट टू कंडक्ट अ कॉस्ट ऑडिट, तो इसमें क्या लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्टी का राइट होता है कि वो ऑडिट करे। ऑडिट मतलब कि अपनी जो एनालिसिस करे, वो सारा इंस्पेक्ट करे, उसको हम बोल देते हैं ऑडिट। उसके बाद क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इन कॉन्ट्रैक्टी के बिहाफ से क्या एडवांटेजेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ से क्या एडवांटेजेस होते हैं। वही आपको जो मैंने बताया वही लिखोगे कि उसके पास प्रॉफिट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर के पास वो अश्योर होता है उसको लेके। कई बार क्या होता है, प्राइस फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं मार्केट में, तो इसलिए हमें वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है अश्योर होता है कि मेरे को मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो मिलेगा ही मिलेगा, रिस्क नहीं होता लॉस का उसको कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टी को क्या फ़ायदे होते हैं, ये अश्योर करता है कि प्राइस पेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ फेयर एंड जेन्युइन, कि अगर एक बंदा अपना मार्जिन रख रहा है तो मतलब वो बंदा फेयर है और जेन्युइन है, और कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी फेयर और जेन्युइन है। प्राइस पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी विल डिपेंड अपॉन एक्चुअल कॉस्ट रेदर देन अ आर्बिट्रेरी कमिटमेंट टू अ स्पेसिफिक प्राइस। वो बोलता है कि जो कि मैं प्राइस पे कर रहा हूँ वो एक्चुअल कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो ऑडिट करेगा, हम मेंशन करेंगे, ऐसे हम तुक्के से नहीं बोल सकते कि कितना खर्चा आया। सिंस द कॉन्ट्रैक्टर रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट द ऑडिट, वो ऑडिट करता है तो उसके पास क्या होती है, एक अश्योरिटी होती है कॉन्ट्रैक्टी के पास भी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ इंसेंटिव नहीं मिलता कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्टर समटाइम्स रिफ्यूज़ कर देता है कुछ कॉस्ट को देने के लिए, डिस्प्यूट आ जाते हैं दोनों पार्टीज़ में। फिर कॉन्ट्रैक्टी के बिहाफ से क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, जितना परसेंट वो बोलता है उतना उसको देना पड़ता है। उसके बाद दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड, कॉस्ट होती है जो पहले कॉन्ट्रैक्ट बता ही नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या पता हमारा कितना खर्चा आएगा। उसके बाद होता है डिस्प्यूट आ सकते हैं, वही सेम बात की दोनों में डिसएग्रीमेंट हो सकती है किसी बात को लेके। तो चलो जो लास्ट टॉपिक है वो है एक्सक्लेशन क्लॉज। तो इसका क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग फॉर द इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू टू द चेंज इन द प्राइजेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड लेबर्स। समटाइम्स क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में ना, हमें जो है वो चेंज करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, क्योंकि क्या होता है हमारे जो लेबर होता है, मटेरियल्स होता है, उनमें भी चेंज आता है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लंबे समय के लिए होता है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली क्या होएगा, मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी यार इतना लंबा पीरियड है, इन्फ्लेशन आएगी, डिफ्लेशन आएगी, मेरे को क्या पता क्या आएगा मार्केट में। तो मैं ये क्या सोच के चलती हूँ कि अगर मेरी लेबर में या फिर अगर मेरी जो मटेरियल्स है उनमें चेंज आ रहा है, उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी, अपने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी तो बढ़ाऊंगी ना। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बोलूँ यार 5 लाख में ही दे रही हूँ, आगे प्राइसेस बढ़ी जा रहे हैं, मेरा तो नुकसान है, मैं तो बैंकरप्ट हो जाऊंगी ना। मैंने तो उतने में बोला तो मेरे को काम करके देना पड़ेगा। फिर मैं क्या करूँगी, अगर मैं काम से भागूंगी तो मेरे पे कोर्ट केस होगा, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है मैंने। इसलिए क्या होता है तो एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, बेसिकली जब हमारे रॉ मटेरियल्स के रेट ऑफ वेजेस के प्राइसेस स्टेबल नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है उसको भी हम ज़्यादा कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, परसेंटेजेस को हम प्राइजेस के हिसाब से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स गो अप बाय 15%, अगर मेरे प्राइसेस हैं जो 15% तक बढ़ गई, तो मैं क्या करूँगी, अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी इंक्रीज़ कर दूँगी 2% से। ये हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ है, ये फॉर एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि अगर 15% बढ़ते हैं तो मैं 2% इंक्रीज़ करूँगी अपने कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। तो इससे हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ख़त्म हो गया। तो बेसिकली ये हमारी जो है रियल लाइफ में यूज़ होता है कि हम जब ब्रिजेस बन रहे होते हैं, या फिर जब हम डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई बिल्डिंग बन रही है, तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। और इसी के साथ हमारे सेम 3 के सारे चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, तो हमारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।